चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 11 विच इज आरडीबीएमएस। सो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग अभी तक सब डेटाबेस हम डीबीएमएस के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आरडीबीएमएस के बारे में, क्योंकि हम लोग जो है सेकेंड यूनिट में पहुंच गए हैं और सेकेंड यूनिट जो है हमारी वो है रिलेशनल मॉडल। ठीक है, रिलेशनल मॉडल में जो भी डीबीएमएस होता है वो होता है आरडीबीएमएस। तो उस आरडीबीएमएस के लिए क्या हुआ है कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर एडगर एफ कॉर्ड, जिन्होंने क्या किया है कि कुछ सेट ऑफ 12 रूल्स उन्होंने क्या किए, प्रपोज किए कि किसी डीबीएमएस को अगर आरडीबीएमएस कहलाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये सेट ऑफ 12 रूल्स उसको क्या करना पड़ेगा, इंप्लाई करना पड़ेगा अपने डीबीएमएस में। ठीक है, मतलब ये 12 रूल जो सेटिस्फाई करेगा वो आरडीबीएमएस बनेगा। क्लियर है? तो ये जो पर्टिकुलर 12 रूल्स होते हैं वो एक्चुअली 12 रूल्स होते हैं, ये होते हैं नंबर 0 to 12, मतलब दीज आर कलेक्शन ऑफ 13 रूल्स। ठीक है, सो Cord's 12 rules are set of 13 rules proposed by Dr. Edgar F. Cord or E.F. Cord in short, which is an pioneer of relational model for database। मतलब databases का जो है उसको relational model कराने के लिए हम क्या करते हैं, ये rules को satisfy कराते हैं, which is designed to define what is required for the database management in order to consider as relational or RDMS। मतलब आरडीएमएस मुझे अगर करना है, आरडीएमएस किसी अगर मुझे डीएमएस को आरडीएमएस बोलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके रूल्स जो हैं वो फॉलो होने चाहिए। ठीक है, अब वो फॉलो होने चाहिए तो उसको देखते हैं आगे। Cord proposed these rules as a part of personal campaign to prevent his vision of the relational database being diluted as database vendors scrambled in early 1980s to repackage existing products with a relational veneer। क्लियर? अब इसका मतलब ये है कि पहले देखिए जो हम लोग हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस पढ़ रहे थे, तो हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पहले हमने पढ़ा कि पहले आया हायरार्किकल मॉडल, जिसमें उसने क्या किया कि जितने भी आपकी जो डेटा की कैपेबिलिटी थी उसको क्या किया, उसने ट्री स्ट्रक्चर में मेंटेन किया। पहले एक डमी रूट बनाया, उसके फिर कुछ नोड्स बनाए, उसके नीचे उसके चाइल्ड नोड्स बनाए। ठीक है, उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि उस मॉडल को रिवाइज करके बनाया गया नेटवर्क मॉडल डेटाबेस का। ठीक है, तो नेटवर्क मॉडल आने के बाद नेटवर्क मॉडल की पॉपुलैरिटी बढ़ गई क्योंकि उसमें मैनेजमेंट रिलेशनशिप भी कर पा रहे थे हम। उसके बाद जो है जो पर्टिकुलर लो लेवल मॉडल, फर्स्ट लो लेवल मॉडल आया वो उसका नाम था आरडीएमएस, और सॉरी रिलेशनल मॉडल, तो उसको बोलते हैं हम आरडीएमएस। ठीक है, तो उस आरडीएमएस को बनाया गया था 1980s में। तो 1980s में क्या करा था कि उसके रिलेशनल डेटाबेस की कैपेबिलिटीज जो है उसको हमने क्या किया, एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करके हमने क्या किया, एक ऐसा मॉडल जनरेट किया ताकि हम डेटा को इफिशिएंटली स्टोर कर सकें, एक्सेस कर सकें। क्लियर है? So in fact the rules are so strict that all popular so-called relational database management system failed on many on the search criteria। ठीक है, मतलब अभी भी ऐसे कुछ डीबीएमएस हैं जिनको हम आरडीएमएस बोल तो देते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे 12 रूल्स को सेटिस्फाई या 13 रूल्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, हमें उस आरडीएमएस को सेटिस्फाई कराना है तो हमें कम से कम उसके 7 to 8 रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। जो ये जो 13 रूल्स हैं, आउट ऑफ दिस 13 रूल्स वी हैव टू फॉलो एटलीस्ट 7 to 8 रूल्स टू क्वालिफाई एज आरडीएमएस, फॉरेन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखते हैं रूल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट रूल इज द फाउंडेशन रूल विच इज द 0th रूल। तो जो रूल्स हैं वो किससे हैं, 1 to 12। सो दीज आर द सेट ऑफ 13 रूल्स। ठीक है, तो ये 1 by 1 हम क्या करेंगे, अब आगे स्लाइड में इन रूल्स को हम देखेंगे। पहला रूल जो है वो होता है फाउंडेशन रूल, which is rule 0। So it states that the system must qualify as relational, as a database and as a management system। ठीक है, मतलब आपका जो डेटाबेस है वो रिलेशनल होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो रिलेशनल होना चाहिए। क्लियर है? दैट मीन्स फॉर ए सिस्टम टू क्वालिफाइड एज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, that system must use its relational facilities exclusively to manage the database। अब relational facilities क्या होती हैं? तो relational facilities के हमने relational model पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि data is represented as a form of tables। तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, हम बना रहे थे यहाँ पर, हम यहाँ पे बना रहे थे tables। ठीक है, हम यूज कर रहे थे टेबल स्ट्रक्चर। किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम मेंटेन करने के लिए हम यूज कर रहे थे रोज। किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेंटेन कर रहे थे कॉलम्स। क्लियर है? सो दीज आर दी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल।
और रिलेशनल डेटा मॉडल फैसिलिटीज। अब इसमें जो है एक फैसिलिटी ये भी है कि हमारा जो है प्राइमरी की होना चाहिए, एक होना चाहिए फॉरेन की, जिससे मैं क्या करूं उस पर्टिकुलर प्राइमरी की को रेफर कर सकूं, ताकि मैं मल्टीपल टेबल की डेटा को भी मैं क्या करूं एक्सेस कर पाऊं। ठीक है, तो दीज ऑल आर दी रिलेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मतलब किसी डेटाबेस मैनेजमेंट को आरडीएमएस करना है तो पहला फाउंडेशन रूल ये होना चाहिए कि वो पूरे रिलेशनल कैपेबिलिटीज को क्या करे, फॉलो करे। रिलेशनल कैपेबिलिटीज क्या होगी कि जो डेटा है वो किस में रिप्रेजेंट होना चाहिए, टेबल में रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें जो डेटा है उसमें कोई ना कोई प्राइमरी की होनी चाहिए, तो यहाँ प्राइमरी की हमने रखा है, कोई ना कोई फॉरेन की होनी चाहिए जो उसको क्या कर रही है, उसके बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम जो हम बना रहे हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन, और उनको बोलते हैं रिलेशनल कैपेबिलिटीज। क्लियर है? सो दिस कैपेबिलिटीज शुड बी फॉलोड इन एवरी आरडीएमएस। ठीक है, सो दिस इज द फाउंडेशन रूल और इट इज द मस्ट रूल फॉर एवरी आरडीएमएस। क्लियर है? ये रूल होना ही चाहिए, इसलिए इसको बोला गया रूल जीरो रूल। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, सेकेंड वन इज द इंफॉर्मेशन रूल। Now, information rule means all information in the database is to be represented in one and only one way. ठीक है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मैं मेंटेन कर रहा हूं उसको मैं एक ही तरीके से मेंटेन करूंगा, नेमली बाय वैल्यूज इन कॉलम पोजीशंस विद इन रोज ऑफ द टेबल्स। मतलब मैं जो भी डेटा मैं स्टोर कर रहा हूं, मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ राम। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सेल में स्टोर कर रहा हूँ, एक सेल में एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, तो इस सेल में क्या होगा कि ये एक पर्टिकुलर रो की वैल्यू है या इस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू है। ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर जो डेटा मैंने मेंटेन किया है या वो इंफॉर्मेशन जो मैंने मेंटेन की है, वो इंफॉर्मेशन क्या है कि ये पहले स्टूडेंट के नेम को मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीएससी की बात करूं तो ये पहले स्टूडेंट की ब्रांच वैल्यू को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर रो के एक पर्टिकुलर कॉलम को मैं क्या कर रहा हूं, मेंटेन कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन जो है मैं मेंटेन कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर रो में ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये पर्टिकुलर ब्रांच वैल्यू है, ये पर्टिकुलर उसका मार्क्स है। क्लियर है? सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रूल। इंफॉर्मेशन रूल मीन इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन वन एंड ओनली वे। वन एंड ओनली वे मीन्स एक पर्टिकुलर सेल में मैं उसको मेंटेन कर रहा हूं विद इन अ रो और अ पर्टिकुलर कॉलम फील्ड। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं गारंटीड एक्सेस रूल। सो गारंटीड एक्सेस रूल मीन्स ऑल डेटा मस्ट बी एक्सेसिबल विथ नो एम्बिग्यूटी। अब एम्बिग्यूटी कब आती है? एम्बिग्यूटी तब आएगी जब मैं राम को 2 बार स्टोर करूंगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अगर मैं इन दोनों टेबल इन दोनों पर्टिकुलर रो की बात करूं तो दोनों में तो एम्बिग्यूटी आ रही है कि ये भी 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट है, ये भी 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करना है। तो मतलब मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। सो दिस रूल इज एसेंशियली अ रीस्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर प्राइमरी कीज। मतलब मैं अगर पर्टिकुलर प्राइमरी की जब तक मैं डिफाइन नहीं करूंगा तब तक मेरे पास यहाँ पर डेटा में क्या होगा, एम्बिग्यूटी आ सकती है। क्लियर है? मतलब पर्टिकुलर 3 जो स्टूडेंट्स हैं उनके ब्रांच वैल्यूज जो है वो सीएससी हैं, मतलब उन तीनों में मेरे पास एम्बिग्यूटी है कि कौन सा स्टूडेंट को मैं रेफर कर रहा हूँ। क्लियर है? तो मुझे उसको रेफर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा प्राइमरी की फील्ड। क्लियर है? एंड इट सेज दैट एवरी इंडिविजुअल स्केलर वैल्यू इन द डेटाबेस मस्ट बी लॉजिकली एड्रेसेबल बाय स्पेसिफिक नेम ऑफ द कंटेनिंग टेबल, नेम ऑफ द कॉलम एंड प्राइमरी की वैल्यू ऑफ द कंटेनिंग रो। ठीक है, दैट मीन्स मैं कैसे कैसे एक्सेस कर सकता हूं। मैं फॉर एग्जांपल मैं ऐसी क्वेरी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। इससे क्या हुआ कि मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? तो इस स्टूडेंट में क्या हुआ कि इस स्टूडेंट में मैं क्या कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर रो, एक पर्टिकुलर पूरे टेबल को मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेस कर पा रहा हूं। मतलब जो डेटा है मैं एक्सेस कर पा रहा हूं किससे, टेबल नेम से। तो अभी मैंने क्या किया, टेबल नेम से एक्सेस किया। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। इससे क्या हुआ कि मैं पर्टिकुलर कॉलम वैल्यू से मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम की वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेस कर पा रहा हूं। मतलब एक पर्टिकुलर अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये पर्टिकुलर वैल्यू मैं टेबल से भी एक्सेस कर पा रहा हूं, मैं कॉलम से भी एक्सेस कर पा रहा हूं। अब मेरे को वो जो वैल्यू है मुझे इंडिविजुअली बिना एम्बिग्यूटी के चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट where roll number that is equals to 1।
अगर ऐसा लिखूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे एक ही रो प्रोवाइड करेगा, वो भी कौन सी रो, पहली रो। क्लियर है? तो ये पहली रो आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अब मेरे पास डेटा में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं आ रही है। तो मैंने कैसे कैसे मेंटेन किया, मैं टेबल नेम से भी एक्सेस कर सकता हूं, मैं कॉलम नेम से भी एक्सेस कर सकता हूं, मैं पर्टिकुलर प्राइमरी की फील्ड से भी उसको एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, मतलब ये जो पर्टिकुलर डेटा है वो मेरा एड्रेसेबल होना चाहिए या एक्सेसिबल होना चाहिए बाय प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ द कंटेनिंग टेबल, कॉलम एंड प्राइमरी की फील्ड। ठीक है, मतलब मैं इनसे क्या कर सकता हूं, इनको मैं बिना एम्बिग्यूटी के डेटा एक्सेस कर सकता हूं। तो एम्बिग्यूटी मैं अगर रिजॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे यूज करना पड़ेगा प्राइमरी की। अगर मैं इन दोनों से करूं तो इसमें एम्बिग्यूटी आ सकती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। ठीक है, अब नल वैल्यूज हमने पढ़ा था, नल वैल्यूज क्या थे, नल वैल्यूज हम दो जगह स्टोर कर सकते थे। ठीक है, पहला जो था वो क्या था कि मिसिंग इंफॉर्मेशन या अननोन वैल्यू, और दूसरा था इनएप्लीकेबल इंफॉर्मेशन या इसको बोलते हैं हम इनएप्लीकेबल डेटा और इनएप्लीकेबल डेटा मींस वहां पे उस पर्टिकुलर रो के लिए वो पर्टिकुलर डेटा एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है कि मुझे एक नया रो इंसर्ट करना है, किसमें, इस पर्टिकुलर टेबल में। तो मैं सपोज स्टोर कर रहा हूं यहाँ पर 7, मैं उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसका नेम वैल्यू यूज कर रहा हूँ। तो नेम वैल्यू यूज करने के लिए मैंने क्या क्या यूज किया है, दिनेश। फिर मैं उसका क्या कर रहा हूँ, उसका ब्रांच यूज कर रहा हूँ 5। अब मेरे पास उसकी क्या है, ब्रांच वैल्यू मेरे पास नहीं है। सेमेस्टर मैंने स्टोर कर दिया 5, नेम स्टोर कर दिया दिनेश, रोल नंबर स्टोर कर दिया मैंने 7। मेरे पास अभी ब्रांच वैल्यू नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, मैंने यूज कर दिया नल। तो ये जो नल इंडिकेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन। मेरे को अभी क्या है, उसकी ब्रांच वैल्यू मुझे क्या है, पता नहीं है। तो मैंने वहां पे क्या लिख दिया है, मैं वहां पे लिख दिया है नल। तो ये नल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो यहाँ पे नल मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वो वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें मैं ये जो नल वैल्यू है, इसमें मैं यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस नहीं दे सकता। अगर मैं ब्लैंक स्पेस दे दिया दैट मीन्स वो एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई, वो नल वैल्यू नहीं है। क्लियर है? सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर ब्रांच वैल्यू नहीं पता है, तो ब्रांच वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर 0 नहीं डाल सकता, सॉरी सेमेस्टर वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे 0 नहीं डाल सकता। यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, और मुझे उसका सेमेस्टर नहीं पता है, आई ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज ए नल वैल्यू। सो नल इज अदर देन 0, नल इज अदर देन अ पर्टिकुलर ब्लैंक स्पेस। क्लियर है? अब उसके बाद हो सकता है कि मुझे उसका मार्क्स पता हो, सपोज 40 मार्क्स मिल रहे हैं। अब वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आईडी मुझे पता नहीं है। क्लियर है? प्रोजेक्ट आईडी मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी क्या डालूंगा, मैं डालूंगा नल। क्लियर है? और अगर मेरे को क्या है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट मुझे मिल रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, उसको किसी न किसी प्रोजेक्ट में आउट करना है, तो यहाँ पे मुझे नल डालना पड़ेगा क्योंकि उस प्रोजेक्ट के मार्क्स है यहाँ पर। और उसके बाद मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, नल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो 121, 122, 120 तीनों प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे करना है नल। और उसके बाद इस नल को क्या करता हूं, मैं आगे जाके अपडेट कर सकता हूं जब मेरे को कोई नया यहाँ पर, सपोज यहाँ पे नया कोई प्रोजेक्ट मिल जाए मुझे, सपोज यहाँ पे 124 P4 और यहाँ पर 40 करके एक तो नया प्रोजेक्ट आ जाए, तो इस प्रोजेक्ट में मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं यहाँ पे अलॉट कर सकता हूँ कि ये 124 में काम करे। क्लियर है? सो दिस इज द सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। मतलब डीबीएमएस में मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए नल वैल्यू हैंडल करने का। नल वैल्यू क्या होती है, मिसिंग इंफॉर्मेशन या फिर इनएप्लीकेबल इंफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, नल इंसर्ट करते हैं। और इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 0 एंड एनी अदर नंबर और इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप। मतलब मैं स्ट्रिंग में भी नल डाल सकता हूँ, मैं डेट में भी नल डाल सकता हूँ, मैं नंबर में भी डाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब नल के लिए कोई डेटा टाइप का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? सो दिस इज द सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। मैं नल वैल्यूज को स्टोर भी कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, उसको मैं एक्सेस भी कर सकता हूं। तो एक्सेस करने के लिए हमने दो कंस्ट्रक्ट पढ़े थे, हमने पढ़ा था इस नल लैब में, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था इस नॉट नल। तो दिस इज द गारंटीड एक्सेस और सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट फॉर नल वैल्यूज। इस नल वैल्यूज से मैं एक्सेस भी कर पा रहा हूं कि पर्टिकुलर नल वैल्यूज हैं कि नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ रूल। सो फोर्थ रूल स्टेट्स दैट एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। ठीक है, मतलब ये जो मेरा रिलेशनल डेटाबेस है जिसमें दो टेबल हैं, एक है स्टूडेंट टेबल, एक है प्रोजेक्ट टेबल। इनको जब मैंने क्रिएट किया तो इनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर मैंने मेंटेन किया। मैंने लिखा क्रिएट
टेबल नेम इज स्टूडेंट, और उसके बाद मैंने नेम ऑफ द कॉलम स्पेसिफाई किए, नेम ऑफ द उनका डेटा टाइप स्पेसिफाई किया। तो उसका जो एक डेटाबेस स्ट्रक्चर बना, वो स्ट्रक्चर मेरा क्या होगा, कैटेलॉग में स्टोर होगा। ठीक है, तो कैटेलॉग जो है मेरा वो एक्सेसिबल होना चाहिए। क्लियर है? सो द सिस्टम मस्ट रिपोर्ट एन ऑनलाइन, इनलाइन एंड रिलेशनल कैटलॉग दैट इज एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड यूजर बाय मींस ऑफ देयर रेगुलर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ये जो डेटा मैंने स्टोर किया है, तो स्टोर करने के बाद मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है, और लॉगिन करके मुझे क्या करना है, इनका स्ट्रक्चर अगर मुझे देखना है तो मैंने लैब में बताया था आप लोगों को, मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्क्राइब स्टूडेंट लिख सकता हूँ, या फिर मैं इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूँ DSC स्टूडेंट। तो जब मैं ऐसा लिखता हूं तो मुझे क्या बताता है, मुझे यहाँ बताता है टेबल नेम। ठीक है, उसके बाद दूसरी फील्ड बता रहा था कि वेदर कंटेन्स नल और नॉट, तो यहाँ पे कुछ बता रहा था नॉट नल, और यहाँ पर ऐसा कुछ बता रहा था, और यहाँ पे आपको बता रहा था आपको डेटा टाइप। सो दिस इज द डेटा टाइप ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम, टेबल नेम। सॉरी, यहाँ था टेबल नेम की जगह यहाँ पे आएगा कॉलम नेम, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टेबल के डिस्क्रिप्शन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो आपके नंबर ऑफ, नेम ऑफ कॉलम्स यहाँ बताएगा उनके, यहाँ पे आप क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नेम ऑफ द कॉलम्स, यहाँ पे आएगा कि वो नल वैल्यू कंटेन कर रहे हैं कि नहीं, और यहाँ पे उनके क्या होंगे, डेटा टाइप्स को क्या करेगा, वो स्पेसिफाई करेगा। क्लियर है? सो दिस इज द कैटेलॉग, ऑनलाइन कैटेलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। मतलब ये जो डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ उसका जो टेबल स्ट्रक्चर है उसका मैं क्या करूंगा, एक कैटेलॉग मेंटेन करूंगा, और उसको मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन रखूंगा। ठीक है, मतलब ऑनलाइन रखने से क्या होगा कि एनी यूजर, एनी ऑथराइज्ड यूजर which has access to that particular catalog can access the catalog and can see the database structure और tables structure। क्लियर है? और कैसे करेगा, यूजिंग द सेम क्वेरी लैंग्वेज। तो जो हम SQL क्वेरी लैंग्वेज यूज कर रहे थे उसी सेम क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करेंगे, इन कैटलॉग को क्या करेंगे, एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल रूल। नेक्स्ट वन इज द रूल 5, दैट इज द कंप्रेहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। अब ये रूल क्या बोलता है कि द सिस्टम मस्ट सपोर्ट at least one relational language that has a linear syntax, can be used both interactively and within application programs, and supports DDL, DML, DCL, TCL, all types of commands। तो हम जो पढ़ रहे हैं RDBMS, उसमें हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं SQL। ठीक है, दैट मीन्स all RDBMS must follow this SQL language syntax, or this particular language in this relational language must follow all the RDBMSs। ठीक है, मतलब जो भी RDBMS टूल है या जो भी RDBMS आपका पैकेज है, फॉर एग्जांपल MySQL की बात करें, फॉर एग्जांपल Oracle की बात करें, IBM DB2 की बात करें, तो all RDBMS पैकेजेस शुड सपोर्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज को हम जनरली बोलते हैं SQL, क्योंकि ये पर्टिकुलर SQL और SQL या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक लीनियर सिंटेक्स है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सारे डेटा को हम क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उनमें टेबल क्रिएट कैसे करना है उसके लिए हमने DDL कमांड पढ़ रहे हैं, मैनिपुलेट कैसे करना है उसके लिए हमने DML कमांड्स पढ़ रहे हैं, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं DCL कमांड्स विच इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मेंटेन करने के लिए हम DDL कमांड्स में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इंपोज करते हैं, एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशंस के लिए हम लोग करते हैं TCL कमांड्स, जिसमें हम लोग कमेंट रोल बैक करते हैं कि कौन सा डेटा हमें स्टोर करना है, कौन सा हमें रोल बैक करके उसको हटा देना है। ठीक है, सो ऑल RDBMS मस्ट सपोर्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज, सो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इज जनरली अ SQL लैंग्वेज। क्लियर है? दैट मीन्स जो नो SQL डेटाबेसेस हैं वो आपके RDBMS नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द व्यू अपडेटिंग रूल। अब व्यू क्या होता है, व्यू हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, हमने एक बस इंट्रोडक्शन हमने लिया था जो हम लोग पढ़े थे लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास 3 था, एक तो था हमारा फिजिकल लेवल, एक था हमारा लॉजिकल लेवल, और उसके ऊपर हमारे थे n नंबर ऑफ व्यू लेवल्स। क्लियर है? तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। सो ऑल व्यूज दैट आर थ्योरेटिकली अपडेटेबल मस्ट बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम। अब व्यूज होते क्या हैं? व्यू इज एन वर्चुअल टेबल।
ठीक है, व्यू हम आगे पढ़ेंगे इसी यूनिट में। व्यू जो होता है वो क्या होता है, एक वर्चुअल टेबल होता है। अब वर्चुअल टेबल जो है वो हम क्यों क्रिएट करते हैं, सपोज दिस इज एन कंप्लीट टेबल, ये एक टेबल है जो मैंने क्या किया, सेंट्रलाइज स्टोर की हुई है अपने कॉलेज में। अब मुझे क्या चाहिए, जितने भी सीएससी के रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे क्या चाहिए, सीएससी के डिपार्टमेंट में चाहिए, आईटी के रिकॉर्ड्स आईटी के डिपार्टमेंट को चाहिए, मैकेनिकल के मैकेनिकल को, और इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स के देना है। तो मुझे क्या करना है, या तो मैं पूरे के पूरे टेबल का मैं क्या करूं, एक्सेस दे दूं, या तो मैं क्या करूं, इन पर्टिकुलर रोज का ही एक्सेस दूं। क्लियर है। तो अब इन पर्टिकुलर रोज को एक्सेस देने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि मैं इनको नई टेबल बनाऊं एक सीएससी अंडरस्कोर स्टूडेंट करके, और मैंने वो प्रोवाइड कर दूं, या तो मैं क्या करूं, इसका एक व्यू बनाऊं जिसपे सिर्फ और सिर्फ सीएस का ही डेटा दिखे। तो वो उस पर्टिकुलर व्यू को मैं क्या करूंगा, वो प्रोवाइड करूंगा मैं सीएस डिपार्टमेंट को कि ये पर्टिकुलर व्यू है, आप इससे अपना डेटा देख सकते हैं। ठीक है। तो अब वो जो व्यू होते हैं वो अपडेटेबल भी होते हैं, नॉन अपडेटेबल भी होते हैं। अपडेटेबल मतलब मैं व्यू के थ्रू मैं इस पर्टिकुलर टेबल में चेंजेस कर सकता हूं, तो हो जाएगा अपडेटेबल व्यू। और अगर मैं उस व्यू के थ्रू मैं इसमें चेंजेस नहीं कर पा रहा हूं, दैट मींस दैट पर्टिकुलर व्यू इज नॉन अपडेटेबल और रीड ओनली व्यू, जिससे मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा मैं सीएस डिपार्टमेंट का देख सकता हूं, लेकिन मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। सो दैट इज नोन एज नॉन अपडेटेबल व्यू। क्लियर है। तो यहां पे जो बोल रहा है कि ऑल व्यूज दैट आर थ्योरेटिकली अपडेटेबल मस्ट बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम। मतलब अगर कोई अपडेटेबल व्यू है तो उस अपडेटेबल व्यू के थ्रू मैं इस पर्टिकुलर अंडरलाइंग टेबल को मैं क्या कर सकता हूं, अपडेट कर सकता हूं। So this is known as view updating rule. Next one is the high level insert, update and delete rule. अब ये बोलता है कि the system must support set at a time, insert, update and delete operators. That means इस पर्टिकुलर डेटा में जो हमने टेबल का जो स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इंसर्ट क्वेरी। मुझे अगर कोई डेटा अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल ये 123 में काम नहीं करके ये 122 में अगर काम करता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा उसको। और डिलीट ऑपरेटर्स मतलब अगर कोई नया स्टूडेंट जो ओल्ड स्टूडेंट है उसको क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है। तो वो भी क्या होगा, मेरे ऑपरेशंस में प्रोवाइड होने चाहिए। सो दिस मीन्स दैट द डेटा कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम ए रिलेशनल डेटाबेस इन सेट्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल टेबल्स। अब ये तो हमने अभी जो देखा, ये हमने सिंगल टेबल का देखा। क्लियर है। अब मुझे अगर मेंटेन करना है कि ये पर्टिकुलर राम किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या है, प्रोजेक्ट नंबर है। इस प्रोजेक्ट नंबर को मैं इस प्रोजेक्ट नंबर से मैं क्या करूंगा, मैच करूंगा, क्योंकि ये फॉरेन की है जो इस प्राइमरी की को रेफर कर रही है। ठीक है। तो अब ये जो पर्टिकुलर पी नंबर और ये पी नंबर को जब मैं मैच कर रहा हूं, मैच करने के बाद मुझे मिल रहा है कि राम एक ऐसा स्टूडेंट है जो P1 प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। सिमिलरली गोपाल एक ऐसा स्टूडेंट है, वो भी P1 प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। ठीक है। सो रिंकी एक ऐसी स्टूडेंट है जो P2 में काम कर रही है। तो ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा मेरा मल्टीपल टेबल से आ रहा है। क्लियर है। तो इन मल्टीपल टेबल्स को मैं जब एक्सेस कर पा रहा हूं, तो इन मल्टी टेबल को मैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट भी मैं कर सकता हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि ये रिंकी का जो प्रोजेक्ट नेम है वो नेम चेंज होके P2 से P4 हो जाए। क्लियर है। तो ये भी मेरा यहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए। हाई लेवल अपडेट या हाई लेवल डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म होना चाहिए। वो सिंगल रो और सिंगल टेबल के लिए नहीं होना चाहिए, वो अगर मल्टीपल टेबल इन्वॉल्व है तो मल्टीपल टेबल में भी क्या होना चाहिए, वो अपडेटेबल होना चाहिए। क्लियर है। और रिट्राइवल भी होना चाहिए, अपडेटेबल भी होना चाहिए। ठीक है। मतलब मैं रिट्राइव भी कर सकूं दो पर्टिकुलर टेबल से और वो अपडेट भी कर सकूं। दैट मींस वी हैव टू मेंटेन अ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉम्बिनेशन फॉर ऑल दी रिलेशनल टेबल्स। अगर मैं प्राइमरी की फॉरेन की मेंटेन कर रहा हूं, तो ही मैं क्या कर पा रहा हूं कि इसको मेंटेन कर पा रहा हूं कि ये 122 और ये 122 मतलब श्याम जो है वो 122 मतलब P2 प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा है। क्लियर है। तो ये मल्टीपल टेबल से मैं डेटा मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन करके क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं। तो ये होता है हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। नेक्स्ट वन इज दी रूल 8। रूल 8 इज दी फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमने पहले भी पढ़ा है डेटा इंडिपेंडेंस टॉपिक में। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या बोलता है कि चेंजेस टू दी फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल मींस कि डेटा मेरा कहाँ स्टोर है और क्या उसका डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, एरे यूज हो रहा है कि लिंक लिस्ट यूज हो रहा है, कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है। अगर मैं उसको चेंज कर रहा हूं तो मेरे एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए।
ठीक है, दैट मीन्स मस्ट नॉट रिक्वायर्ड ए चेंज टू द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल को, ये टेबल मेरी लॉजिकली दिख रही है यहाँ पर, अगर फिजिकली बोलूं तो ये किसी न किसी फाइल में आपका स्टोर होगा, ठीक है, डेटाबेस फाइल में होगा, ठीक है। अब ये डेटाबेस फाइल मेरी अगर सी ड्राइव में स्टोर्ड है, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ डी ड्राइव में, ठीक है। तो अगर ये डी ड्राइव में ले जा रहा हूं तो इसके एप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये डेटा जैसे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर रहा था, अभी भी वो क्या हो रहा है कि मेरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से डेटा मुझे रिट्राइव होना चाहिए। So that is physical data independence, मतलब changes in physical schema without affecting the changes in logical schema। मतलब अगर मैं physical schema change कर रहा हूं तो मेरा logical schema change नहीं होना चाहिए। मतलब मैं पहले लिंक लिस्ट यूज कर रहा हूं, अब मैं उसको एरे यूज कर रहा हूं या मैं स्टैक यूज कर रहा हूं, तो उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं क्वेरी लिख रहा हूं और क्वेरी से मैं क्या कर रहा हूं, रिट्राइव कर रहा हूं डेटा, तो मेरे एप्लीकेशन लेवल में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर मैंने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें मैंने एप्लीकेशन बनाया हुआ है, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू अगर मैं डेटा एक्वायर कर रहा हूं तो वो एक्वायर अभी भी हो, अगर मैं उसका डेटाबेस सी ड्राइव की जगह डी ड्राइव, ई ड्राइव कहीं पे भी स्टोर करूं, ठीक है। दैट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल। नेक्स्ट वन इज दी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जिसका रिवर्स है, रिवर्स मतलब अगर मेरे पास टेबल है और टेबल के स्ट्रक्चर को, मतलब मैं इसको लॉजिकली अगर चेंज कर रहा हूं तो फिजिकली मेरा जो डेटाबेस जो जिस फाइल में स्टोर्ड है वो मेरा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो चेंजेस टू द लॉजिकल लेवल मतलब टेबल, कॉलम, रोज मस्ट नॉट रिक्वायर्ड ए चेंज टू द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। मतलब इसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता मैं, ठीक है। मतलब वो कैसे स्टोर हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, वो चेंज मुझे नहीं करना है। सो पहले भी हमने पढ़ चुके हैं कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज मोर डिफिकल्ट टू अचीव देन फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्लियर है? तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज हार्डर टू अचीव। व्हाई इट इज हार्डर टू अचीव? क्योंकि अगर मैं पहले से मेंटेन कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर राम के लिए मैंने क्या किया है, मैंने जो साइज दिया वो दिया मैंने 10, ठीक है। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं और चेंज करके मैं करता हूं इसको 5 में, तो 5 वाले में जो 10 के डेटा है वो 5 में क्या होंगे, एक्वायर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, जो 10 वाले डेटा पहले से अगर स्टोर्ड है उसको मैं 5 कर दूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, उसके पर्टिकुलर कॉलम की साइज को कम कर रहा हूं। तो अगर कोई नेम मेरा स्टोर्ड है और नेम में 8 कैरेक्टर्स हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, 5 कैरेक्टर्स के लिए क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, उसको इंक्रीज करता हूं, मतलब 10 की जगह मैं उसको करता हूं 20 करता हूं, ठीक है। अगर मैं 10 to 5 कर रहा हूं तो डेटा मैंने चेंज किया, डेटा चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा जो 10 का डेटा पहले से स्टोर था उसको मैंने 5 में किया और 5 वाला डेटा अभी भी उस डेटा डिस्क फाइल में मेरा स्टोर हो पाएगा जहां पे पहले से स्टोर था। लेकिन मैं अगर 10 से उसको 20 में ले जाता हूं तो मैंने डेटा के साइज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब मैं 20 कैरेक्टर्स के नेम भी स्टोर कर सकता हूं, तो मेरा 20 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हो सकता है कि उस डिस्क फाइल में वहां जगह नहीं हो, वो क्या करे, नेक्स्ट फ्री ब्लॉक एक्सेस करे और वहां पे क्या करे, इस डेटा को उठा के स्टोर करे। क्लियर है? तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिजिकल लेवल भी चेंज करना पड़ेगा। सो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज मोर डिफिकल्ट टू अचीव और इट इज हार्डर टू अचीव। क्लियर है? नेक्स्ट रूल इज दी integrity independence rule. So integrity independence rules means integrity constraint must be specified separately from application programs and stored in the catalog. ठीक है, मतलब integrity constraint मुझे क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इंटीग्रिटी क्या होते हैं। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि मैं इनमें कुछ क्या करूंगा, रूल्स स्पेसिफाई करूंगा। मैं सपोज रूल स्पेसिफाई कर रहा हूं कि रोल नंबर जो है वो उसमें नंबर ही होना चाहिए और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स ही होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली नेम के लिए varchar टू डेटा ही होना चाहिए और उसका एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए। सेमेस्टर जो है वो नंबर होना चाहिए और नंबर ऑफ सिंगल डिजिट होना चाहिए और उसमें भी एक रेंज होनी चाहिए कि 1 to 8 होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो these are the some constraints which are imposed on table. So these constraints are known as integrity constraints. So they must be specified सेपरेटली फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड स्टोर्ड इन कैटलॉग। मतलब ये कंस्ट्रेंट्स आपको देखना है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, कैटलॉग में जाना पड़ेगा, डेटा डिक्शनरी में जाना पड़ेगा और आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि इस डिस्क्रिप्शन निकालिए इस पर्टिकुलर टेबल का। तो उस डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करेगा, उसके कंस्ट्रेंट बता देगा कि कौन नल कंटेंट कर सकता है, कौन कंटेंट नहीं कर सकता, किसका डेटा टाइप क्या है, उसकी साइज क्या है। दिस ऑल कंस्ट्रेंट मस्ट बी एक्सेसिबल थ्रू
system catalog, or you can say data dictionary. Clear है? So it must be possible to change such constraints as and when appropriate without unnecessarily affecting existing applications. अब मुझे क्या करना है, मुझे चेंज करना है, इन कंस्ट्रेंट्स को चेंज करना है। मतलब मैंने पहले प्राइमरी की बनाई थी, इसको मुझे इसको प्राइमरी की हटा के किसी और को प्राइमरी की बनाना है, तो मैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू मैं चेंज कर सकता हूँ, मुझे फिजिकली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर है? सो दिस इज इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल, कि मैं इंटीग्रिटी मेंटेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, कंस्ट्रेंट्स मेंटेन कर पा रहा हूँ कि नहीं। नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। अब डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस मींस the distribution of portion of the database to various locations should be invisible to the user of the database. That means मेरे को क्या करना है, ये डेटा एक्सेस करना है, ये जो टेबल है ये डेटा मुझे एक्सेस करना है। मैंने क्वेरी लिखी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी, यहाँ पे लिखी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी से मैंने डेटा एक्सेस किया, या सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम ईएमपी, सॉरी सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मैंने क्या किया, डेटा एक्सेस किया। डेटा एक्सेस जो किया, डेटा में कहाँ स्टोर है मुझे पता करने की जरूरत नहीं है। डेटा हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो अलग अलग सर्वर्स में, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब ये जो आपका जो डीबीएमएस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब डेटा एक जगह स्टोर ना होकर 2-3 जगह स्टोर हो सकता है। क्लियर है? तो उसका मेरे एक्सेस में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट मींस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट सक्सेसफुली when a distribution version of the DBMS is first introduced। मतलब इसको मैं एक जगह स्टोर ना करके मैं अगर 2 जगह भी स्टोर कर रहा हूं तो भी मेरे एप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। एंड सेकंड इज दी व्हेन एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा रीडिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सिस्टम। मतलब अगर मैंने 2 में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको मैं अब चाहता हूं कि 4 में डिस्ट्रीब्यूट करूं या 8 में डिस्ट्रीब्यूट करूं या 10 में डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो भी मेरे उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में चेंजेस नहीं होने चाहिए। Clear? So this is distribution independence. And last rule is the non-subversion rule. So non-subversion rule बोलता है कि if the system provides a low-level record at a time interface, ठीक है, मतलब ये जो हम टेबल बना रहे हैं, ये टेबल को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मैं एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ उसको निकाल सकता हूँ, दूसरा कि मैं क्या करूँ कि एक लो लेवल इंटरफेस प्रोवाइड कर दूं। क्लियर है? तो उस पर्टिकुलर इंटरफेस से भी मैं क्या कर रहा हूं कि उसको मैं चेंजेस नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उसको एक्सेस कर सकता हूं, मैं उसको चेंजेस नहीं कर सकता। मतलब बाईपासिंग द रिलेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में उसको बाईपास नहीं कर सकता। ठीक है? फॉर एग्जांपल जो हमारा एमएस एक्सेस जो हमारा डेटाबेस है, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें, या अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए एक एक्सेस का डेटाबेस बनाया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। यहाँ पे मैंने एक्सेस का डेटाबेस, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट डीबी करके मैंने एक फाइल बनाई। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट किया क्रिएट और टेबल डिजाइन में गया मैं। जैसे ही मैं टेबल डिजाइन में जा रहा हूँ तो देखिए पहले तो मुझे फील्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा रोल नंबर, इसका डेटा टाइप देना पड़ेगा सपोज नंबर। फिर सेकंड मांग रहा है आपको स्टूडेंट नेम, हम दे रहे हैं शॉर्ट टेस्ट, फिर हम दे रहे हैं सेम, फिर दे रहे हैं नंबर, फिर हम दे रहे हैं ब्रांच, आपको शॉर्ट टेस्ट, फिर हम दे रहे हैं मार्क्स, हो गया आपका नंबर, और फिर आखिरी में है प्रोजेक्ट नंबर, दैट इज ऑल्सो अ नंबर। क्लियर है? अब ये जो पर्टिकुलर मैंने टेबल क्रिएट की, अभी मैंने क्रिएट नहीं की, इसको जैसे ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये बोलता है कि टेबल का जो नेम है वो टेबल 1 रखना है कि कुछ और रखना है, तो मैंने रख दिया यहाँ पे स्टूडेंट टेबल। क्लियर है? स्टूडेंट टेबल करके अब ये पूछ रहा है कि देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड, मुझे प्राइमरी की डिफाइन करना है क्या? अगर मैं यस करूंगा तो प्राइमरी की बनेगी, नहीं करूंगा तो उसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं बनेगी। तो मैं करता हूँ यस, यस करके देखिए जैसे मैंने यस किया तो क्या किया, ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, एक आईडी फील्ड इसमें ऑटोमेटिकली डाल दिया और उसको डेटा टाइप रख दिया ऑटो नंबर। तो पिछली क्लास हमने पढ़ा था कि हम सैरोगेट की बना सकते हैं। सैरोगेट की कब बनाएंगे? जब हमारे पास पहले से प्राइमरी की नहीं होगी। तो अब मेरे पास पहले से प्राइमरी की है रोल नंबर, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ प्राइमरी की। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और मैंने किया प्राइमरी की। क्लियर है? प्राइमरी की करने के बाद अब मैं इस टेबल को 2 तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्टली डबल क्लिक करूँ तो ये मुझे इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ 1 राम 3 CSE 40 121,
क्लियर है? तो इसमें जो ये जो इंटरफेस मिला हुआ है ये अदर देन एसक्यूएल है, ठीक है। इसमें मैं जो डेटा डाल रहा हूँ वो पर्टिकुलर एंटिटी कंस्ट्रेंट को स्पेसिफाई होने चाहिए। मतलब मैंने रोल नंबर में डेटा टाइप रखा था नंबर, तो मैं यहाँ पर नेम स्टोर नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे आ गया एरर कि द वैल्यू इंटर डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप, मतलब मेरे एंटिटी कंस्ट्रेंट जो है वायलेट हो रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कैपेबिलिटी है ये आपके आरडीएमएस में होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे इंसर्ट क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना चाहिए कोई नंबर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ डालता हूँ 2। अब ये देखिए डेटा ले रहा है 2 श्याम 5 IT 50 122। क्लियर है? सो ये हो गया हमारा टेबल। अब एक टेबल को दो तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। एक तो मैं डबल क्लिक करूं, मेरा डेटा एक्सेस हो गया। दूसरा क्या करूं, यहाँ पे मैं करूं क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूं, क्वेरी डिजाइन में जाऊं। यहाँ पे देखिए क्वेरी डिजाइन करके है, जैसी क्वेरी डिजाइन जा रहा हूँ उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, मैं एसक्यूएल भी कर रहा हूँ। एसक्यूएल व्यू में आप क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्वेरी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। और इस क्वेरी को मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर दे रहा हूँ। सो क्वेरी वन के नाम से मैंने क्वेरी को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूं तो मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। इस क्वेरी को मैं चाहूं तो मॉडिफाई कर सकता हूं। मॉडिफाई करके मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मैं लगा सकता हूं वेयर, और वेयर करके लिखता हूं रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो ये मुझे क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पहला रिकॉर्ड क्या करेगा, निकाल के देगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेरी के थ्रू, ये हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। तो नॉन सबवर्जन रूल जो हम पढ़ रहे थे वो यही था। क्या बोल रहा था वो कि इफ द सिस्टम प्रोवाइड्स ए लो लेवल रिकॉर्ड एट ए टाइम इंटरफेस, मतलब मैं एक ऐसा इंटरफेस ले रहा हूं जिससे मैं क्या कर रहा हूं कि उसको एक्सेस कर पा रहा हूं, देन द इंटरफेस कैन नॉट बी यूज्ड टू सबवर्ट द सिस्टम। सबवर्ट द सिस्टम मींस उसके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं होने चाहिए, उनकी सिक्योरिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये जो एमएस एक्सेस है उसमें लो लेवल सिक्योरिटी, क्योंकि आपको डबल क्लिक किया, आपको डेटाबेस मिल गया, आप उसमें सिक्योरिटी डाल सकते हैं, उसमें उस डेटाबेस के लिए कोई पासवर्ड डाल सकते हैं कि जब मैं उसको क्लिक करूं, जब तक पासवर्ड डालूं वो मेरा ओपन ना हो। लेकिन ओरेकल आप करते हैं तो ओरेकल में सिक्योरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पर ऑथराइज यूजर्स हैं। जब तक मैं यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालूंगा, आई कैन नॉट एंटर इनटू द डेटाबेस। ठीक है? तो उस डेटाबेस में मैं एंटर ही नहीं कर सकता। क्लियर है? सो दिस इज द नॉन सबवर्जन रूल। अब आ जाते हैं, ये हो गया हमारे पूरे कॉर्ड्स 12 रूल्स। किसी को किसी में डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट रिगार्डिंग एनी रूल? नो सर। आगे बढ़े फिर। अब सेकंड Yes, sir. जो क्वेश्चन आता है वो आता है डीबीएमएस वर्सेस आरडीएमएस। ठीक है? तो डीबीएमएस वर्सेस आरडीएमएस ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, या किसी भी इंटरव्यू एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाना क्वेश्चन है वो है डीबीएमएस वर्सेस आरडीएमएस। ठीक है? तो अल्दो मैं आपको 7-8 डिफरेंस दिखा रहा हूं, लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, जो हमने अभी रूल्स पढ़े। रूल्स क्या पढ़े कि फॉर अ डीबीएमएस टू क्वालिफाई एज आरडीएमएस द सिस्टम और द डीबीएमएस शुड सेटिस्फाई द कोर्ट्स रूल्स। ठीक है? जो इन कोर्ट्स के रूल्स को सेटिस्फाई करेगा वही मेरे क्या हो जाएंगे, आरडीएमएस हो जाएंगे। जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो आरडीएमएस नहीं होगा। यही जो है मेन रूल है। ये मेन जो आपको इंटरव्यू में बताना है वो यही है। बाकी आपको एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम के लिए आपको यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो लिखा हुआ है कि डीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टेबल्स, ऑल द टेबल्स आर ट्रीटेड बाय डिफरेंट एंटिटीज, देयर इज नो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड अमंग एंटिटीज। मतलब कोई प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन आप डीएमएस में नहीं रख रहे हैं, लेकिन आरडीएमएस में आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिलेशनल कैपेबिलिटीज हैं। मतलब आप प्राइमरी की बना सकते हैं, आप फॉरेन की बना सकते हैं, और प्राइमरी की फॉरेन की में आप क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड है डीएमएस इंक्लूड द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल, इट डज नॉट रिलेट द टेबल विद अनदर। मतलब प्राइमरी की फॉरेन कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है, आपको सिर्फ डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी दे रहा है टेबल में। जबकि आरडीएमएस में बोलते हैं कि इट इज ए प्रोसीजरल वे दैट इंक्लूड्स एसक्यूएल सिंटैक्सेस फॉर रिलेटिंग टेबल्स विच अनदर एंड हैंडलिंग डेटा स्टोर्ड इन दी टेबल। मतलब यही बता रहा है कि प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, टेबल को रिलेट कर सकता हूँ। थर्ड जो है वो बोल रहा है कि डीएमएस में सेटिस्फाई लेस देन 7 रूल्स ऑफ ईएफ कोड। मतलब जो हमने 13 रूल्स पढ़े उसमें लेस देन 7 जो सेटिस्फाई करते हैं उसको हम बोलते हैं जनरली डीएमएस, और जो मोर देन 7 to 8 सेटिस्फाई करते हैं उसको हम बोलते हैं आरडीएमएस। क्लियर है? उसके बाद है फोर्थ, इन डीएमएस ओनली वन यूजर कैन एक्सेस दी
सेम डेटाबेस एट द सेम टाइम, मतलब डीबीएमएस में एट ए टाइम एक ही यूजर एक्सेस करेगा, जबकि यहाँ पर साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूजर कॉन्करेंटली एक्सेस कर सकते हैं। फिफ्थ जो है वो है डीबीएमएस एंटिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, आरडीएमएस इज रिलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ पे एंटिटी का इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर रिलेशन का इंपॉर्टेंस होता है। सिक्स्थ इज it is used for small organization, it is for large organization. Next is this less secure, it is more secure. DMS store the data in small amount of data, यहाँ पर large amount of data, ये वही बोल रहा है जो पहले भी हमने यहाँ बोला, small organization, large organization। और फिर आखिरी में बता रहा है एग्जाम्पल ऑफ डीएमएस, वो है फॉक्सप्रो एंड एमएस एक्सेस, और यहाँ पे बता रहा है आरडीएमएस में ओरेकल, एसक्यूएल 2000, IBM DB2, so these are all RDMS packages। ठीक है, मतलब अब एमएस एक्सेस जो है वो आरडीएमएस के कुछ फैसिलिटीज देता है, लेकिन वो कंप्लीटली आरडीएमएस नहीं है। क्लियर है? और यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो CORDS 12 रूल्स है उसमें उसने पहले ही बोल दिया है कि the rules are so strict that all popular so-called relational database management system failed on many of the criteria। मतलब अभी तक बहुत सारे आरडीएमएस ऐसे हैं जो पूरे के पूरे 13 रूल्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। जो ज्यादा से ज्यादा रूल सेटिस्फाई करेंगे उतना अच्छा आरडीएमएस टूल माना जाएगा या उतना अच्छा आरडीएमएस पैकेज माना जाएगा। क्लियर है? अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। दीज आर दी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस आते हैं, कहते हैं एक्सप्लेन CORDS 12 रूल्स फॉर आरडीएमएस, और दूसरा आता है डिफरेंस बिटवीन डीएमएस एंड आरडीएमएस। यही दो क्वेश्चंस आते हैं।